डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ अगर हमारी सुनवाई हो जाती है। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है, भविष्य हमारा अंधकार में चल रहा है। नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। एक प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। जंतर मंतर जो हमेशा और कई बार इस तरह की गतिविधियों का गवाह बनता है। जंतर मंतर पर एक आवाज आ रही है इस अंदाज में कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत की ये लाइनें अक्सर इस तरह के मामलों में कही जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण सिंह भी, जिन पर आरोप लग रहे हैं गंभीर, वो भी कविता के अंदाज में कह रहे हैं कि जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि संघर्ष नहीं कर सकता, उस दिन मौत को अपने करीब ज्यादा महसूस करूंगा। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ बेटियों के सम्मान की बात हो रही है, एक तरफ कुश्ती के सम्मान की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ बात हो रही है कि झूठे आरोप हैं, वो बेबुनियाद हैं, नेतागिरी हो रही है। और बात यह आती है कि जो पहलवान अखाड़े में अपना दमखम दिखाते हैं, जो पहलवान दूसरे पहलवान को चित कर देते हैं, वो पहलवान आज ये कह रहे हैं कि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली का जंतर मंतर इस वक्त अखाड़ा बना हुआ है, वहां पर एक दंगल चल रहा है इंसाफ की बात कहते हुए, और इस बीच बहुत से दावे, बहुत से वादे किए जा रहे हैं। इस बीच सियासत की बातें हो रही हैं, इस बीच खिलाड़ियों के सम्मान की बात हो रही है, इस बीच बेटियों के सम्मान की बात हो रही है, और इस बीच आवाजें बहुत सारी आ रही हैं। तमाम आवाजें आपको सुनाएंगे, तमाम बातों से आपको रूबरू कराएंगे और एक बड़ी और गंभीर बहस की शुरुआत करेंगे। कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ अगर हमारी सुनवाई हो जाती है। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है, भविष्य हमारा अंधकार में चल रहा है। पहलवानों की तरफ से, उन पहलवानों की तरफ से जिन्होंने कई बार देश का मान बढ़ाया है, देश के लिए मेडल लेकर आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगे को लहराया है, वो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर आरोप लगाते हैं, यौन शोषण के आरोप लगाते हैं। वहीं यौन शोषण के आरोपों पर ब्रजभूषण सिंह कहते हैं कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, उनको बदनाम करने की साजिश है। एक तरफ पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें पहुंच रही हैं, किसान नेता पहुंच रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रजभूषण के समर्थन में बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि जो लोग इस तरह की कोशिश कर रहे हैं वो नेतागिरी कर रहे हैं, उनके मकसद चुनाव लड़ने के हैं। और इस बीच इंसाफ की बात हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फिर से सुनवाई होगी। इस मुद्दे पर बात करेंगे कि अब तक क्या कुछ हुआ है, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, और किस तरह के आरोप खिलाड़ियों की तरफ से अब नए सिरे से लगाए गए हैं। खिलाड़ी क्या कह रहे हैं, खेल मंत्री क्या कह रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद आपको खिलाड़ियों की बात भी सुनाएंगे। देश के बड़े दिग्गज पहलवानों ने जंतर मंतर पर नया दंगल छेड़ दिया है। पिछले कुछ दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों ने न सिर्फ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, बल्कि अब मोदी सरकार के खिलाफ भी खुला मोर्चा खोल दिया है, जिसका ताजा उदाहरण है पहलवान बजरंग पूनिया के सोशल मीडिया अकाउंट से पीएम मोदी की फोटो हटाया जाना। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई न किए जाने को लेकर जंतर मंतर पर बैठे बजरंग पूनिया ने अब अपना सोशल मीडिया अकाउंट का कवर बदल लिया है। इस बात का फायदा भी उठाया जा रहा है। देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों के पास इससे अच्छा कोई और मौका हो नहीं सकता, जिससे भुनाना सियासी दलों को अच्छी तरह से आता भी है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी, एनएलओ और कांग्रेस ने पहलवानों के इस मंच को सियासी मंच की तरह इस्तेमाल किया। इससे पहले देश के कई किसान संगठनों ने भी पहलवानों के धरने का समर्थन करते हुए उनके मंच पर जाने का ऐलान कर दिया है। वहीं हरियाणा की सर्वखाप पंचायतों ने भी अब बेटियों को न्याय दिलाने और साथ ही आरोपी अध्यक्ष को सजा दिलाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बड़ी मात्रा में किसान संगठन और खापों ने राजधानी दिल्ली का रुख कर लिया है। इन सब से परे गुरुवार को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक इमोशनल वीडियो जारी करके अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा। ऐसी जिंदगी जीने से पहले तो मौत करीब आ जाए। इस दिन जीवन के
हानि लाभ पर उतरूंगा। जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। सुना आपने कि कैसे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह अब इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। साथ ही पहलवानों की शिकायत के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह पर इतने दिनों तक एफआईआर दर्ज न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस भेजकर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि कल इस मामले पर कोर्ट किसके हक में फैसला सुनाता है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। और खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, साथ साथ वो मीडिया के सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं। और अब तो शाम को खिलाड़ियों ने आंखें नम करके अपनी बात रखी और कहा कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। अगर किसी एक खिलाड़ी ने भी आरोप लगाए हैं तो उसके बुनियाद पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे पहलवान ये खिलाड़ी, वो भी सुनते हैं। क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो गई, वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ। अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं। सब्र का जब इम्तिहान खत्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला। अगर पीटी उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? उनको खुद से पूछना चाहिए, शायद उनकी आत्मा से कुछ जवाब निकले। और हमें नहीं पता वो उनके ही जुबान है या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर ही है बोलने का, क्योंकि पर वो रही। और वो जब आईओए में खुद प्रेसिडेंट हैं, वो जब खुद मीडिया के सामने आके रो रही हैं कि मेरी एकेडमी को तोड़ा जा रहा है, जब वो खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते हैं तो हम क्या उम्मीद करें उनसे। उन्होंने एक बार भी क्या उनके मन के अंदर ऐसा नहीं आया कि हम भी उनसे पूछें? तो दुख होता है ऐसे, मतलब कोई जब इतना बड़ा खिलाड़ी कोई दूसरे खिलाड़ी का दर्द नहीं समझता है। और बस क्या बोले, देश का दुर्भाग्य ही चल रहा है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। भविष्य हमारा अंधकार में चल रहा है। वो अपने जहाँ पे खिलाड़ी ने बोला कि भाई हमें जान से मारवा देगा, उसका भी डर है। लेकिन वो नंदनी में अपना चैंपियनशिप करवा रहे हैं। जब आई वो कुछ नहीं बोल रहा। जो उनके फेडरेशन के जो सेक्रेटरी थे तोमर जी, उनको सस्पेंड कर रखा। वो मेडल सेरेमनी कर रहे हैं लड़कियों की, तब कुछ नहीं बोला जा रहा। अगर खिलाड़ी अपने हक की आवाज़ उठा रहे तो उनको अनडिसिप्लिन बोला जा रहा है। खिलाड़ियों को तो हमेशा डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है, ना कि अनडिसिप्लिन। और मैडम खुद जब ट्वीट कर रही थी तब देश की इज्जत पे कोई बात नहीं आ रही थी। वो भी तो चुपचाप जाके मिल सकती थी। आपके पास तो पावर है, राज्यसभा से आप सांसद भी हैं, आयोग के अध्यक्ष भी हैं, आपके पास तो पावर है। हमारे पास तो कोई पावर भी नहीं है। हम किसको जाके बताएं सीधा? हमारे तो कोई फ़ोन भी नहीं उठाता कि हम फ़ोन करके एक आदमी को तो बता सकते हैं। खेल मंत्री जी बोल रहे कि हमने 12 घंटे खिलाड़ियों से बात की। एक बार आप खेल मंत्री जी से पूछिए, आप कितनी देर बैठे थे खिलाड़ियों के बीच में? तो खिलाड़ी पीटी उषा पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उनके साथ ऐसा होता, ये पहलवान आपने सुना कि अगर उनके साथ ऐसा होता तो क्या वो ऐसे ही खामोश रहती। उनकी बात से नाराजगी जताई है खिलाड़ियों ने। पीटी उषा जो राज्यसभा सांसद आयोग की अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि ये जो तरीका है गलत है खिलाड़ियों का। इसके अलावा खेल मंत्री को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं बजरंग पुनिया। खेल मंत्री ने क्या कुछ कहा? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि सरकार, मोदी सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। मोदी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए हमेशा बेहतरीन काम किया है। खिलाड़ियों के साथ बैठक कर कमेटी का गठन किया। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर फैसले लिए गए हैं। उनकी बात भी सुनते हैं। कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा नहीं, एक बंदा और ऐड कीजिए। उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे। ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया। और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी बात रखना चाहता था उसको अवसर दिया गया। किसी के ऊपर कोई रोक नहीं थी। समय सीमा बढ़ी इनके कारण, हमने बढ़ाने का काम भी किया।
14 बैठकें हुई। जिस खिलाड़ी ने कहा कि मुझे आना है वो आए, जिनका नाम भी किसी खिलाड़ी ने उसमें लिया होगा जो आना भी नहीं चाहता था उसका भी नाम लिया, हमने उसको भी आने की अनुमति दी। और कमेटी की रिपोर्ट में क्या जो कहा गया, हमने उसकी मेजर फाइंडिंग्स थी कि निष्पक्ष चुनाव हो, तब तक कोई अडॉक कमेटी बने, 45 दिन के अंदर चुनाव हो, फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बने। अगर किसी को मेंटल सेक्सुअल हरासमेंट किसी तरह की है तो हर फेडरेशन में उस तरह की बॉडी बने, हमने उसके लिए कहा। बहुत सारी बातें आ रही हैं। बातें यह भी कही जा रही हैं कि खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर बहुत से सियासी दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। खिलाड़ी कह रहे हैं कि राजनीतिक मसला नहीं है, यह इज्जत का मसला है। लेकिन लगातार सियासी दलों के नेता भी वहां पर पहुंचते रहे हैं। जंतर मंतर पर पहुंचकर अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। पहली दफा आए, उसके बाद उनको दोबारा आनी चाहिए था, जब ही न्याय मिलना चाहिए था। जब इंतजार देख के न्याय नहीं मिला, यही मेरा सवाल है। और ये बड़ा गंभीर मामला है, गंभीर आरोप है किसी के ऊपर जो भी है। लेकिन जो खिलाड़ियों को स्टेडियम में होना चाहिए, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, वो क्यों मजबूर यहाँ बैठने के जनपद पे, ये बड़ा गंभीर सवाल है। इनको न्याय मिलना चाहिए, हम इनकी समर्थन। ये सुप्रीम कोर्ट का तय किया हुआ कानून है कि कोई भी महिला अगर यौन शोषण का आरोप लगाती है तो तुरंत उसकी एफआईआर लिखी जानी चाहिए। परंतु कई दिन बीतने के बाद भी दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है, दिल्ली के एलजी साहब कुछ नहीं देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी कुछ नहीं देख रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये देश की इज्जत का सवाल है, इसको आप हल्के में ना लें। देश के जो खिलाड़ी हैं, देश के लिए जो मेडल लेके आते हैं, सारी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम जो ऊंचा करते हैं, उनको मजबूर इतना ना करो कि उनके जंतर मंतर पे बैठना पड़े, अपनी रातें यहाँ गुजारनी पड़े। देखिए, जहाँ पर जब ये खेलने जाते हैं या मेडल जीत करके आते हैं, देश का गौरव है। जब तो इनको प्रधानमंत्री बुलाते हैं, होस्ट करते हैं, इनका डिनर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जब इनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। आज जब ये पीड़ित हैं तो इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि एक व्यक्ति के बचाने के लिए इन इतने खिलाड़ियों का आप निराश कर करके इनको सड़कों पे आपने बिठा रखा है। कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ। सरकार को इसके खिलाफ जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। कि जब कोई महिला उत्पीड़न का सवाल उठता है, यौन शोषण के आरोप लगते हैं, उसमें कोई बचाव नहीं कर सकता। बड़े से बड़े पुलिस अधिकारी भी मना नहीं कर सकते, एफआईआर दर्ज तुरंत होगी। और यहाँ स्थिति है कि 21 तारीख को शिकायत दे चुके खिलाड़ी, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं है। जब ये खिलाड़ी ठान लेता है कि मैं देश के लिए मेडल जीतूंगा, ना उनको रनिंग ट्रैक है, ना ट्रेनिंग की व्यवस्था है, ना कोच है, ना पैसे हैं, जीत के आए ना ये मेडल, तो जब खिलाड़ियों ने मान लिया है, ठान लिया है, देश का आदमी इनके साथ खड़ा होगा, तुरंत चीज़ें जो है बड़ी होती दिखती आपको नजर आएंगी। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुश्ती का दाव, कुश्ती का दाव, किसके मजबूत पांव। एक तरफ आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप, दूसरी तरफ आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है। बात दोनों तरफ से कही जा रही है कि जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले की बहुत सारी बातों से जुड़कर कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ बीजेपी से कृष्ण ढुल साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जेजेपी से दीपकमल साहरन साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कांग्रेस से केवल ढींगरा साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ इनेलो से संदीप गोयल साहब जुड़ चुके हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजन जादौन साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कृष्ण ढुल साहब, शुरुआत आपसे करता हूं। कृष्णुल साहब, खिलाड़ियों के आरोप बहुत गंभीर हैं ब्रजभूषण सिंह शरण पर। जी नासिर जी, वो ये कह रहे हैं कि यौन शोषण के आरोप लगा रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही, एफआईआर नहीं हो रही। आपने सुना विनेश फोगाट कह रही हैं कि ये देश का दुर्भाग्य है, अंधकार में है भविष्य। खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। अंधकार में है भविष्य, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। हाँ देखिए, अब तो मामला नासिर भाई सर्वोच्च न्यायालय के पास चला गया है और आज की जो सर्वोच्च न्यायालय जी की टिप्पणी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो मतलब दिल्ली पुलिस ने तो ये कहा है कि भाई हम लोग उस शिकायत की जांच कर रहे हैं। और प्रथम दृष्टि में पहला जब कोई आरोप लगता है तो जांच करनी बनती भी है। दूसरी, बार बार जो चीजें निकल के आ रही है कि भाई एफआईआर हो नहीं रही। मेरा ये कहना है कि भाई
हमारे यहाँ 164 के बयान होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के, उसमें तो किसी को भी एफआईआर करवाने का अधिकार है, और वो तो कोर्ट के थ्रू उसी टाइम इमीडिएट हो जाती है। कोई भी अगर यौन शोषण की पीड़िता है या पीड़ित है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने चला जाए और कहीं से भी 0 एफआईआर भी हो जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ मामला किसी दूसरे रूप में नजर आ रहा है, और जैसे अभी मैं आपकी टिप्पणी सुन भी रहा था, आपके चैनल पर 2 हमारे पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, बजरंग पूनिया जी और विनेश फोगाट ने, उन्होंने कहा कि भाई पीटी उषा के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं वो तो, और पीटी उषा के मामले को भी और उसकी बातों को भी वो लोग गलत ठहरा रहे हैं। तो अब मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि ये राजनीति, और ये जैसे अभी आपने ध्यान दिया होगा अगर आपने बजरंग पूनिया जी की बातों पर, तो बजरंग पूनिया जी ने सम्मानित हमारी जो पीटी उषा सदस्य है राज्यसभा की भी, और देश का नाम जिन्होंने रोशन किया है, उन पर यह आरोप लगाया कि वो किसी और की भाषा बोल रहे होंगे या कोई और उनसे बुलवा रहा है, यानी तो किसी दबाव में लग रही है वो, ऐसा खिलाड़ी कह रहे हैं कि किसी दबाव में है। दूसरी तरफ नहीं देखा जा सकता। नहीं, वो ये कह रहे हैं उनको ये अफसोस है खिलाड़ियों को कि ये खिलाड़ी होकर वो खिलाड़ियों की भावना नहीं समझ रही। वो खुद महिलाएं, कुछ दिन पहले उन्होंने भी अपनी बातों को रखा था केरल में, जब उनके साथ बहुत सी चीजें हुई उनके एकेडमी को लेकर, तो वो उनके आंसू आ गए थे, तो वो इस चीज को भी याद दिला रहे हैं खिलाड़ी। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन जब अभी हमारे खेल मंत्री जी ने भी कहा कि एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के जो सदस्य थे उसमें पीटी उषा थी, उसमें बबीता फोगाट थी, उसमें साक्षी मलिक थी, उसमें हमारे योगेश्वर दत्त थे। और आपको एक जानकारी और शायद आपको पता नहीं होगी कि जो हमारी पुरानी जो कमेटी आईओ की जो कमेटी बनी हुई है कुश्ती एसोसिएशन की, उसमें साक्षी मलिक को विशेष तौर पर महिलाओं के प्रति अगर कोई दुराचार या इस प्रकार का है, उस समिति की वो लगातार हेड रही हैं। यानी कि उस वक्त उन्होंने कभी ये आवाज नहीं उठाई जब वो हेड थी, जब उनके पास कंप्लेंट जाती रही होंगी पहले, तब उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। यहां भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी भी रूप में, जब यहाँ पीटी उषा पर राजनीतिक होने का आरोप लगाया जा सकता है, तो मैं ये कहने में गुरेज नहीं करता क्या ये पहलवान भी किसी अपनी भाषा बोल रहे हैं किसी और की। दूसरी बात, अगर किसी भी प्रकार का गुनाह किसी व्यक्ति ने किया है उसको सजा मिलेगी, ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जी कह रहे हैं। ठीक है, खेल मंत्री जी ने भी ये कहा कि जो दोषी है उसको बख्शेंगे नहीं। कोर्ट ने ये कहा, जब दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि हम आज एफआईआर दर्ज कर दें, तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि नहीं, हमें दूसरे पक्ष को सुनना चाहिए, दूसरे पक्ष को सुने बिना ठीक है सर, हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं उन पर सीधा एफआईआर। और एक और चीज है कि वो भी व्यक्ति जो सामने ये भी होता है ना सर कि भाजपा का व्यक्ति होने के नाते कुश्ती संघ का एसोसिएशन का अध्यक्ष नहीं है, या फिर ये भी कहे जा रहे हैं कि भाजपा के सांसद हैं तो इसलिए एफआईआर नहीं हो रही, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। ये भी कहे जा रहे हैं कि भाजपा के नहीं, देखो अब यार ये तो गलत बात है ना, किसी भी रूप में ये तो राजनीतिक बात करने लगे। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बयान सुन रहे हैं, तो वो देखो उनके टाइम में खिलाड़ियों के साथ क्या क्या हुआ था वो भूल जाते हैं। मैं इस पर राजनीतिक विषय पर नहीं जाना चाहता हूं, किसके वक्त में क्या हुआ ये सबके अलग-अलग वक्त हैं। आज ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास चला गया है, तो अब किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो इस पर विशेष तौर की अलग टिप्पणी करे। दीप कमल सारन जी, आपसे मैं 3 एतबार से सवाल करना चाहूंगा। आप एक पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं और आप एक अधिवक्ता भी हैं। दीप कमल सारन जी, एक तो एफआईआर वाली बात, अब तक हमने देखा है कि जब इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं तो तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इस मामले में बहुत सी बातें निकलकर सामने, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बात रखी। एक तो इसको किस तरह से देखा जाए जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, खिलाड़ियों के इतने गंभीर आरोप, वो कह रहे हैं कि भाई अगर एक लड़की भी आरोप लगा रही है इतने गंभीर तो उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे खिलाड़ियों की, पहलवानों की बात है, और इस मामले को राजनीतिक रूप की बात भी आ रही है कि राजनीतिक रूप अख्तियार कर चुका है। क्या कहेंगे आप? देखिए नासिर, जहाँ तक एफआईआर की बात है, ये दिल्ली पुलिस के अपने अधिकार क्षेत्र की बात है, और जहाँ तक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का जो बयान, जो भी बातें सामने आई हैं, उन्होंने यही कहा है कि जब उनके सामने कोई सबूत या ऐसे साक्ष्य आएंगे तब वो कार्रवाई कर पाएंगे, तब वो एफआईआर कर पाएंगे। अब तक जितना हमने मीडिया में सुना है या जो बातें खिलाड़ियों ने, हमारे वरिष्ठ खिलाड़ियों ने रखी हैं,
वो उनके आरोप हैं और उनकी तरफ से उनका दुख दर्द है, उनका उसके अंदर सारी चीज़ें शामिल हैं। खेल संघ की राजनीति भी है, कहाँ पर ट्रेनिंग सेशन होने चाहिए, कहाँ पर कैंप लगने चाहिए वो भी हैं, सिलेक्शन से जुड़े हुए भी हैं। और काफ़ी समय पहले के जिसमें जो महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ पहले अलग तरीके से जाति की शोषण की बात आई, फिर कुछ ने यौन शोषण तक का भी जिक्र किया उसके अंदर। लेकिन उसके अंदर उन्होंने सबूत कौन से प्रस्तुत किए हैं? क्या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई और तरीके का ऐसा सबूत दिल्ली पुलिस को दिया है उन्होंने? ये बात वो सामने नहीं रख रहे हैं और इस बात से भी जाहिर तौर पर उनको अभी गुरेज है या वो एहतियात बरत रहे हैं कि पहचान भी सामने ना आए ऐसी महिला खिलाड़ियों की। तो ये कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर, हम सिर्फ बाहर से देख रहे हैं, अंदरूनी तौर पर उन्होंने दिल्ली पुलिस को क्या एविडेंस दिए हैं या क्या स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड करवाई है और कौन कौन गवाही देने को तैयार है, ये खुलकर हमारे सामने नहीं आ पा रहा है। और उसमें चाहे वो एहतियात की बात हो। दूसरा जो पहलू है राजनीति वाला, वो मुझे लगता है कि जहां जब ये पहले जनवरी में बैठे थे तब इन्होंने कहा कि हम इस मंच पर कोई राजनीतिक लोगों को नहीं चाहते हैं, कोई भी यहाँ पर राजनेता ना आए, कोई पार्टी का व्यक्ति यहाँ पर ना आए। और इस बार इन्होंने कहा कि हमने पिछली बार शायद जो है ये कहने में जल्दबाजी कर दी, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अब हमें सबका सहयोग चाहिए है, कोई भी आएगा तो उससे हमें हौसला मिलेगा, ताकत मिलेगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको गलत मानता हूं। धीरे धीरे जो जैसा हो रहा है पिछले 4 दिन में, ये एक राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है। अब जो लोग वहां पर समर्थन देने जाएंगे वो उनकी कोई राजनीतिक पहचान छिप थोड़े सकती है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जा रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं तो क्या वो कांग्रेसी नहीं रहे? अगर इनेलो के व्यक्ति जा रहे हैं तो क्या वो इनेलो के नहीं रहे? तो ये ऐसी जब बातें होती हैं तो उनकी प्रतिक्रिया होती है, दूसरी पार्टी के लोग उनको उनका इतिहास बताएंगे या उनके बारे में राजनीतिक बात करेंगे। जब आपने राजनीतिक लोगों को वहां अलाउड कर दिया, इससे मुझे लगता है कि उनकी लड़ाई खिलाड़ियों की और खेल संघ के खिलाफ नहीं है। और इस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं कि खिलाड़ियों ने उस वक्त पिछली बार जब धरना दिया था तो अपने मंच पर राजनीतिक लोगों को नहीं आने दिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस वक्त उनको लगा कि हमारी बात सुन ली जाएगी, जब उनको लग रहा है कि अब हमें और ताकत की जरूरत है, क्योंकि हम अकेले बैठकर देख चुके हैं लेकिन हमारी बातों को सुना नहीं गया, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो, तो अब हमें समर्थन चाहिए ताकि दबाव बने। देखिए, उन्होंने कहा तो यही है कि पहले उनकी बात नहीं सुनी गई और उनको और हौसला और ज्यादा ताकत के लिए राजनीतिक लोग भी आए तो जाहिर तौर पर राजनीतिक लोग तो वही आएंगे जो विपक्ष में है, क्योंकि सामने भी एक राजनीतिक आदमी है, वो भी जिस पर आरोप लग रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, जिन पर आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। क्या ये भी एक वजह है कि पार्टी से जुड़े होने की वजह से भी कार्रवाई में देरी हो रही है, ऐसा भी लगता है? वो अलग पहलू है। लेकिन अगर आप राजनीतिक लोगों को वहां लाना चाहते हैं तो इसका मतलब आपने साफ संदेश दे दिया कि गैर भाजपा के लोग वहां आए और आकर उनके मुद्दे पे उनका समर्थन करें। ये कहीं ना कहीं थोड़ा विचारणीय विषय है। ठीक है, क्या अपनी लड़ाई को आप एक राजनीतिक मंच देना चाहते हैं? राजनीति, क्योंकि आप रोक नहीं सकते। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि वो यहाँ आए, लेकिन राजनीतिक बात ना करें। ठीक है, आए और आके ये ना कहें कि जो आरोपी है वो बीजेपी का सांसद है, वो तो कहेंगे ही। चलिए, और जो राजनीतिक लोग जाएंगे उनको चेहरों से लोग सारा देश जानते हैं कि किस पार्टी ये लड़ाई क्या है। खिलाड़ी एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज और। इसके साथ साथ एक बात और जो मैंने नोट की 3 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट में जब इन खिलाड़ियों ने अपनी अर्जी दाखिल की तो वहां पर उनके वकील कौन थे? नरेंद्र हुड्डा जी। सारा चंडीगढ़ जानता है, सारा हरियाणा जानता है, सारी हरियाणा की कांग्रेस जानती है कि वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, हरियाणा के हैं। नरेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत ही नजदीकी व्यक्ति हैं, उन लोगों में से है जिनको 13 इंडस्ट्रियल प्लॉट जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिए थे, जिनकी सीबीआई जांच चल रही है, उन 13 में से एक बेनिफिशियरी हैं। तो ये कोई छिप थोड़े सकता है, ऐसा तो नजदीकी लोग सबको दिखता है। अब दीप कमल जी, आप भी वकील हैं, अब कल को आप प्रैक्टिस करते हैं, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं लेकिन आप एक अच्छे वकील भी हैं, तो आप पर भरोसा करके कोई केस लड़वा सकता है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप प्रभावित करेंगे उस चीज से किसी को। सारी बातें फिर वो ऑप्टिक्स की बात हो जाती है कि दिखता क्या है लोगों को। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि वहां पर आए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इलेक्शन जो लड़ना चाहते थे वो दीपेंद्र हुड्डा थे, जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर दीपेंद्र हुड्डा इलेक्शन मैं आता हूं। और जी सर, वकील भी आपके केवल डिंगरा जी मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया, सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद है। नमस्कार सुशील गुप्ता जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सुशील गुप्ता जी, आप भी गए थे जंतर मंतर पर, बात ये कह रहे हैं, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, जेजेपी के भी कह रहे हैं कि ठीक है खिलाड़ियों की अपनी लड़ाई है लेकिन इसको राजनीतिक मंच बना दिया गया है। देखिए, खिलाड़ियों ने आज से लगभग 4 महीने पहले शिकायत की। 3 महीने पहले जंतर मंतर पे गए,
उस समय उन्होंने सारे राजनीतिक दलों को दूर रखा। हाँ। और सरकार से निवेदन किया कि उनकी बात पे गौर करें। जी। सरकार ने आश्वासन दिया, भारत सरकार ने, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जी आश्वासन दिया कि हम आपकी सारी इन शिकायतों पे गौर फरमाएंगे और इनका एक्शन लेंगे। 3 महीने बीत के कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर खिलाड़ी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची भी है, रिपोर्ट लिखवाने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ऊपर गए। उनकी यौन शोषण के आरोप की एफआईआर नहीं लिखी गई। भारत का संविधान भी बोलता है और सुप्रीम कोर्ट का कानून भी बोलता है, अगर कोई बच्ची जी यौन शोषण का आरोप लगाती है तो सबसे पहले एफआईआर लिखी जानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन बाद की बात। तो खिलाड़ी क्या करें? जब सरकार से निराश हो गए तो उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को ये कहा जी आप आ सकते हैं। हमने सरकार से निवेदन करके देख लिया, सरकार कोई एक्शन ले नहीं रही है, अपने सांसद को बचाने में लगी हुई है, तो अब सबको आमंत्रण है। तो खिलाड़ियों के इसमें मैं कोई गलती नहीं मानता। अच्छा, तो सुशील गुप्ता जी, कानून की बात है कि कोई महिला अगर किसी पर आरोप लगाती है तो एफआईआर दर्ज हो रही है, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं फिर एफआईआर दर्ज हो रही? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फिर से सुनवाई करेगी, कल सुनवाई होनी है। ये तो दिल्ली पुलिस को किसके दबाव में कर रही है? अच्छा, क्यों एक बीजेपी के सांसद से इतना दबाव मानती है? अच्छा, तो ये तो दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज? मतलब आपको लगता है कि दबाव में नहीं हो रही है, बीजेपी के दबाव में? 100%। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। केवल ढींगरा जी, राजनीति हो रही है, सब पहुंच रहे हैं, खिलाड़ी अपनी बात कर रहे हैं, दीप कमल जी को भी आपने सुना, कृष्ण ढुल साहब को भी सुना, अब बहुत ज़्यादा सवाल करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात नासिर जी ये है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसको फेल करती हुई भाजपा की सरकार, मोदी सरकार दिख रही है। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही, इसके बारे में तो जवाब नहीं दे रहे। राजनीतिक बातें प्रश्न जो है दीप कमल जी भी कर रहे हैं और ढुल साहब भी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप ये बताइए एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे? क्योंकि जब मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं पे कभी ईडी छोड़ती है, कभी सीबीआई छोड़ती है, कभी विजिलेंस और पुलिस की कार्रवाई तत्पर करती है, 1 सेकंड में करती है, और जब वो कार्रवाई कर सकती है तो इस कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? क्या परेशानी आ रही है? क्या उनके आरोप इनको ठीक नहीं लग रहे हैं? क्योंकि भाजपा के एमपी को बचाना है, और वो भी एक ऐसा एमपी जिसके ऊपर 84 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं, उसको बचाने के लिए, और वो भाजपा का एमपी है, ऐसे आदमियों को बचाने के लिए जिन पे 84 मुकदमे दर्ज होते हैं, उन एमपीओ को बचाने के लिए ये भाजपा की सरकार, मोदी सरकार लगी हुई है। और दूसरी तरफ खट्टर सरकार है हरियाणा के अंदर, वो अपने मंत्री संदीप सिंह को बचाने में लगी हुई है। वहां भी एक महिला कोच ने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया, एफआईआर दर्ज भी हुई। दर्ज होने के बावजूद भी आज तक मंत्री को सैक नहीं किया गया, उनको सस्पेंड नहीं किया गया, उनको अभी भी मंत्रालय दिए हुए हैं। क्योंकि ये जो सरकार है, चाहे वो खट्टर सरकार है चाहे मोदी सरकार है, ये बेटी बचाओ, अब इनसे बेटी बचाओ। आपको अब अगर बेटियां बचानी है तो भाजपा से बचानी पड़ेगी, ये इसलिए है। और ये दूसरी बात इसमें यह भी है कि कोई मामला हो ले, जे अगर कहें इधर उधर भाग नहीं सकते। जनवरी में मामला हुआ था, आज अप्रैल हो गया, 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने में क्या कार्रवाई हुई ये क्यों नहीं बता रहे? कमेटी बनी, कमेटी बन गई थी, कमेटी ने कोई काम किया, कमेटी ने ये कर दिया। कमेटियां बनने से काम नहीं होता, एफआईआर दर्ज करने से काम होता है, और नियत से काम होता है कि अरेस्ट किया जाए। आज जो अगर बीजेपी का एमपी है उसको अरेस्ट करने के लिए मोदी सरकार डरती है, और फिर तो कैसे काम करेगी? ये तो यही हो रहा है कि ये लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि अपने लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। बेटियां कुछ करें, किसान कुछ करे, सरपंच कुछ करें, जो वर्ग ले लो, देश का कोई वर्ग ले लो, उनको लाठियां भी पड़ेंगी, सब कुछ पड़ेगा, लेकिन अपने एमपीओ को और अपने मंत्रियों को और अपने उनको सबको बचाना है। इन्होंने ये काम है इनका। जनता ने वोट इसलिए दी थी इनको कि ये अपने मंत्रियों को बचाएंगे यौन शोषण के मामले में भी। लेकिन पुलिस ये भी कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, उसके आधार पर हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे। देखिए, पॉस्को एक्ट जो होता है, जो 18 साल से कम लड़की है जो वो इल्जाम लगाती है,
फौरी तौर पे एफआईआर दर्ज होती है और मंत्री अरेस्ट होता है, उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो फिर तो सर सुप्रीम कोर्ट तुरंत कह दे कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई के बाद सुनिए हाँ। ये जो प्रावधान है हाँ। आप 156 सीआरपीसी पढ़िए ना, ये वकील बैठे हैं यहाँ पे हाँ। उसके अंदर 1 मिनट में एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होकर जेल में भेजा जाता है। ये तो शरारत है सीधी। और पोस्को एक्ट के अंदर अब तक तो मंत्री जेल में बैठा होता, अभी वो कविता गा रहा है और वो कविता के उसके माध्यम से लोग बताना चाह रहा है कि मैं जिंदा रहूंगा या मरूंगा या क्या करूंगा। 84 मुकदमे जिस पे दर्ज है वो कविता गा रहा है और देश का जो पूरा देश है वो शर्मसार हुआ जा रहा है। चलिए मैं आता हूं सर आपके पास। संदीप गोयल जी, सब कुछ आपके सामने है, आपके नेता भी पहुंच रहे हैं, खिलाड़ी कह रहे हैं कि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ब्रजभूषण कह रहे हैं कि अगर जब उनको लगेगा कि वो लाचार हो गए हैं, जब वो संघर्ष नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पाक साफ हैं, तो फिर वो मौत के करीब जाना पसंद करेंगे। संदीप जी की आवाज नहीं आ रही। संदीप जी की आवाज नहीं आ रही। मैं सर आता हूं आपकी ऑडियो नहीं आ रही। राजन जादौन जी। हाँ जी, राजन जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं। इस पूरे मामले को क्या राजनीतिक रूप से देखा जाए कि राजनीतिक रंग ले चुका है, या खिलाड़ियों की मजबूरी हो गई थी कि वहां पर राजनेताओं को बुलाया जाए कि आप सुनवाई नहीं हो रही, या खिलाड़ियों ने जल्दबाजी कर दी कि वहां पर राजनेता आ रहे हैं और वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि राजनीति तो हो नहीं सकती, लेकिन सवाल ये है कि एक आरोप है और आपराधिक आरोप है, तो आपराधिक आरोप का जो निपटारा है वो कानून के रास्ते से होना चाहिए। कानून का रास्ता तो यही है कि कोई फरियाद लेके थाने में जाता है तो एफआईआर दर्ज करो, और हमेशा ये होता रहा है। अब तो आजकल जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने और विभिन्न राज्यों के गृह मंत्रालयों ने वो ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने का भी सिस्टम डेवलप कर दिया है। तो सवाल ये है कि एफआईआर में इतना समय क्यों? लेकिन अब चलो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, आंदोलन से ज्यादा मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी प्रभावी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया कि आपने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की, ये बहुत गंभीर मामला है। तो सरकार ने भी जवाब दे दिया, उन्होंने कहा हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद हम एफआईआर दर्ज करेंगे। तो ये कानून में एक आम आदमी के लिए कानून किसी और तरीके से है, कोई वीआईपी अगर है, कोई स्टेटस पर है, तो उसके लिए कानून कुछ और तरीके से व्याख्यायित हो जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह के आरोप कह रहे हैं कि इस तरह के आरोप किसी आम आदमी पर लगते तो अब तक तो एफआईआर पता नहीं क्या क्या हो जाता। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर अभी आम आदमी का मामला होता, अगर कोई मुलजिम आम आदमी होता तो अभी तक एफआईआर दर्ज हो चुकी होती, हो सकता है गिरफ्तारियां ही हो जाती। ऐसे मामलों में हमेशा जितने भी महिला अपराध हैं उसमें 164 सीआरपीसी के बयान होते हैं, वो मजिस्ट्रेट के सामने हो जाते हैं, वही बहुत बड़ा एविडेंस होता है और इसके बाद कार्रवाई होती है। अगर अब जांच चल रही है, अब उन्होंने जवाब दे दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो जांच का भी एक टाइम लिमिट होना चाहिए ना, उसका कानून के रास्ते से आप निपटारा करो। वो चले गए धरने पर, ये चले गए, वो चले गए, राजनीति हो रही, ये तो हमेशा बैकग्राउंड में हो भी सकता है, लेकिन अगर कानून के रास्ते से निपटारा होगा तो राजनीति तो अपनी जगह खत्म हो जाएगी। कानून के धरातल पर राजनीति के पैर नहीं जम पाएंगे। लेकिन ये राजनीति इसलिए हो रही है कि एफआईआर दर्ज करने का जो प्रोसीजर है, वो सीआरपीसी में जो प्रावधान है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, उस पर अमल होना चाहिए। एफआईआर दर्ज करके एफआईआर की जांच करो, एफआईआर की भी जांच होती है जी, ये नहीं है कि एफआईआर एकदम मुकदमे में बदल जाए। होती है एफआईआर में तो बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, फिर उसमें पुलिस की जांच होती है कि भाई क्या सही पाया गया, गलत पाया गया एफआईआर के मुताबिक। तो इस तरह के आरोप कई बार ये लगते हैं। एक वो हॉकी कप्तान पर लग गया था आरोप, जो पंजाब के थे जी, उन पर वो जांच हुई, वहां मिले, उन्होंने ये बताया वहां मिले थे, वहां मुलाकात हुई, फिर बाद में वहां जांच करने गए तो पता चला कि वो मुलाकात कब वहां हुई नहीं, कोई पुष्टि करने वाला ही नहीं था। तो ऐसा भी है, एलिगेशन हुए, फिर वो जब जांच वो उसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई। तो लीगली जो पॉइंट्स हैं उनके लीगल तरीके से जांच होना चाहिए। कानून पर अगर आप इसको इतना लंबा करेंगे तो राजनीति तो होती रहेगी। ठीक है। संदीप गोयल जी, ये मामला बहुत गंभीर है, सेंसिटिव है, बेटियों के सम्मान की बात हो रही है। अच्छा, आवाज नहीं पहुंच पा रही, संदीप जी के साथ अभी संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन आपने सुना कृष्ण ढुल साहब कि सरकार अपने सांसद को बचाने की कोशिश कर रही है, पुलिस दबाव में काम करे, इसलिए इस मामले में कार्रवाई नहीं हो रही। सुशील गुप्ता भी कह रहे थे, केवल ढींगरा भी ये कह रहे हैं इस तरह की बात।
नासिर भाई छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले। राहुल गांधी के ऊपर 14 मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमे में उनको सजा हो चुकी है और एक मुकदमे में वो बेल पर चल रहे हैं। और शशि थरूर पर सुनंदा पुरस्कर के परिवार के लोगों ने हत्या के आरोप लगाए थे और उस वक्त वो मंत्री थे। ये सब ने देखा कि क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई या हुआ। मतलब मेरा कहने का मतलब, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हम उस बात को दोहरा रहे हैं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि कई बार जब आदमी एक प्रोटोकॉल में होता है, उसके ऊपर सीधा आरोप लगाना और सीधा उसको गिरफ्तार कर लेना, ये कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। अच्छा, जो आदमी प्रैक्टिकली जनता का नुमाइंदा चुन के आया है, उसके ऊपर आरोप लगाए तो पहले उस आरोप की जांच होती है। और यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा। जब दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि हम जी जाकर के एफआईआर दर्ज कर दें, तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी थी कि नहीं, इस पर अभी आवश्यकता नहीं है, हम दूसरे पक्ष को जाने बिना ये नहीं करेंगे। तो इसलिए ये कहना कि राजनीति कर रही है, उसको बचा रही है, ये तो हमारे कानूनी प्रक्रिया पर या सर्वोच्च न्यायालय पर भी आरोप लगाते हैं कि भाई इस प्रकार से तो हमें उस न्याय प्रणाली पर भी भरोसा नहीं है। किसी एक जगह तो भरोसा करना पड़ेगा ना। तो मुझे ये लगता है कि इस पूरे प्रकरण में कानून को अब अपना काम करने देना चाहिए। और जब सर्वोच्च न्यायालय की एंट्री हो गई है तो उससे ऊपर तो कोई चीज बची नहीं हुई। तो हम अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा चल रही है खिलाड़ियों का प्रदर्शन, गंभीर आरोप और बहुत सारी बातें। कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं अगर हमारी सुनवाई हो जाती है। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है, भविष्य हमारा अंधकार में चल रहा है। कुश्ती का दांव किसके मजबूत पांव, आरोप लगाने वालों के या जिन पर आरोप लग रहे हैं। दोनों तरफ से अपनी बातें दमदारी से कही जा रही हैं। दोनों तरफ से अपनी बातों को लेकर कहा जा रहा है कि सारे सबूत हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि जांच के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बेबुनियाद आरोप है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ऐसे गंभीर आरोप पर अब तक कार्रवाई नहीं हो रही। तो सोचने की बात है। दीप कमल सारन जी, इससे पहले भी बहुत से लोगों पर इस तरह के आरोप लगे हैं, तो कई बार एफआईआर तुरंत दर्ज हुई है। हमारे सामने वो सारे मामले भी हैं जो बड़े चेहरे थे, बड़े रसूखदार थे, नेता थे। दूसरी तरफ ये मामला, इस तरह के केसेस से खिलाड़ियों के मनोबल पर क्या असर पड़ता है। बबीता फोगाट की बात सामने आ रही थी, उन्होंने भी ये कहा कि मुझसे कागज छीन लिए गए, साइन तक नहीं करने दिए गए, इस तरह की बातें आई थी। देखिए, जहाँ तक बबीता फोगाट के कल की बात है, उसके लिए आज मैं क्लैरिफिकेशन पढ़ रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाकी सदस्यों ने इससे साफ मना किया है। और मैंने जो एक बात बीच में कही थी कि जब राजनीति जिन चीज़ों में आ जाती है, उनको फिर उसी चश्मे से और उसी लिहाज से देखा जाएगा। अच्छा। अब अगर आप कोई एक मिशन लेकर चल रहे हैं जिसके अंदर कुछ राजनीतिक दलों का आपको समर्थन है और कुछ राजनीतिक दलों के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई धीरे धीरे और राजनीतिक होती चली जाएगी। अब हम हर सवाल को, तो आप ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई राजनीतिक दलों के खिलाफ है, किसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ नहीं है। देखिए, शुरुआत तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ ही हुई थी। और जब शुरुआत हुई थी तब यौन शोषण की बात भी नहीं थी। उसके बाद ये बात धीरे धीरे जुड़ी, एक के बाद एक चीज़ें जुड़ती चली गई और वो घटनाएं भी कई साल पहले की बताई गई। और इनसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा या उस वक्त ही क्यों नहीं इस बारे में बोला गया या बच्चियाँ खुलकर तभी क्यों नहीं आई, उसके भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम राजनीति को चीज़ों के अंदर ले आएंगे तो फिर हर एक राजनीतिक व्यक्ति को उसी नज़रिए से बात रखनी होगी। अब इतनी सारी सामाजिक संस्थाएं हमारे पास है। दिल्ली में जहां बैठे हैं वहां पर लेफ्ट पार्टियों के लोग, अलग अलग यूनियन के लोग, अलग अलग संस्थाओं के, महिलाओं से संबंधित, समाज सेवा से संबंधित इतने सारे लोग हैं। उसके अलावा अलग अलग खेलों के खेल संघ हैं, हॉकी के हैं, फुटबॉल के हैं, क्रिकेट के हैं, जिम्नास्ट के हैं। वहाँ पे भी खिलाड़ी हैं, वहाँ पर भी खेल संघ की दिक्कतें हैं या फिर और जो खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं हो सकती हैं या और अच्छा माहौल हो सकता है, वहाँ की भी इनको सपोर्ट लेना चाहिए था। और अब हरियाणा से तो खाप पंचायतें भी हैं, बाकी सारी भी बातें भी हैं। मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में और ऐसे जाने माने चेहरे कुश्ती जगत के जो जब ये बात रखेंगे तब उनको पॉलिटिकल लोगों की जरूरत पड़े, ये मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि पॉलिटिकल के अलावा खापों के प्रधान पहुंच रहे हैं, किसान नेता पहुंच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बेटियों के सम्मान की बात है,
एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, दूसरी तरफ अब बेटियों की बात नहीं सुनी जा रही। हाँ, अब ये भी एक विषय है कि क्या हमें एक लीगल लड़ाई, मैं सर बस स्वागत कर दूं, हमारे साथ राकेश कोच जी जुड़ चुके हैं, महासचिव हैं हरियाणा कुश्ती संघ के। नमस्कार राकेश जी, स्वागत है। सर ठीक है सर, आप बने रहे जी। दीप कमल जी बात पूरी कीजिए अपनी। मैं यही कह रहा हूं कि अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या जो एक लीगल लड़ाई है या खेल संघ चलाने वाले और खिलाड़ियों के बीच की जो लड़ाई है, क्या उसको सम्मान से जोड़ना चाहिए, क्या उसको राज्य से जोड़ना चाहिए। जब आप उसके अंदर अलग अलग लोगों को, व्यक्तियों को, संस्थाओं को जोड़ेंगे तो ये सारे फैक्टर धीरे धीरे एक्टिवेट होते चले जाएंगे। अब कहीं किसी को ये सरकार लड़ाई नजर आएगी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन पार्टीज, किसी को लड़ाई नजर आएगी उत्तर प्रदेश वर्सेस हरियाणा, किसी को लड़ाई नजर आएगी खिलाड़ियों का सम्मान वर्सेस एक सांसद की जिद। तो क्या एक लीगल लड़ाई या जो हमें बच्चियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए आगे अच्छा एनवायरनमेंट देना है, उनको हम इस तरीके के लेबल देना चाहते हैं? मेरे ख्याल से खिलाड़ियों को थोड़ा सा और दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए। एक छोटी टिप्पणी, एक बात के साथ मैं अपनी बात कंक्लूड कर लेता हूं। अगर ये लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और दीपेंद्र हुड्डा जो खेल संघ का चुनाव लड़ना चाहते थे, जिनको 15 दिन पहले हरियाणा में डिस्क्वालीफाई होने की वजह से अयोग्य हो गए वो लड़ने से, और चुनाव होने वाला था, ये बताया जा रहा था कि बीजेपी सांसद जो अध्यक्ष है वो अपने बेटे को बनाने जा रहे हैं। क्या ये उसको डिरेल किया जाना था कि अगर दीपेंद्र तो लड़ नहीं सकते और वहां चुनाव अगर हो गया तो उनके बेटे तो अध्यक्ष बन जाएंगे आगे से फिर कई सालों के लिए? तो क्या उस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए? और अगर बार बार दिखेंगे तो मेरे जैसे लोग सोचेंगे इसको समर्थन देने से पहले, जबकि मैं पूरे दिल से चाहता हूं, मेरी पार्टी के नेता कह चुके हैं, मतलब आपके शब्दों में एक तरीके से ये कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो इंटरेस्ट है वहां पर वो तो अपने बेटे को अध्यक्ष बनवाने का इंटरेस्ट है। बिल्कुल है, बिल्कुल साफ साफ है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो भी है तो उसकी लड़ाई वो लड़ ले ना, कांग्रेस पार्टी लड़ ले। ठीक है, केवल ढींगराजी मिक्स क्यों किया जा रहा है? हुड्डा साहब खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, दोनों को खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। दीप कमल जी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। नासिर जी ये अदने प्रवक्ता है मुझे लगता है, क्योंकि आपको ये समझाना चाहूंगा, ये आरोप पहले लगे थे जनवरी के अंदर, और जनवरी के अंदर ना हुड्डा साहब आए, ना इस मामले को कोई चर्चा थी, ना कोई बात कर दिया था ना उन्होंने, यौन शोषण के आरोप उस समय भी लगे थे। लेकिन ये अदने प्रवक्ता जो है, सुनिए, ये जो शरारती प्रवक्ता है, जो यहाँ पे बैठ के सच बता रहा हूँ मैं, ढींगराजी में जो बता रहा हूँ उस पर जवाब दीजिए ना। ये दीप कमल जी की आदत है, इनको हुड्डा साहब से चिढ़ है, इनको हुड्डा साहब से मेरे को नहीं है, मैं तो फैक्ट बताया मैंने आपको। क्या दीपेंद्र हुड्डा अयोग्य नहीं हुए खेलने के लिए? चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित नहीं हुए हैं क्या दीपेंद्र हुड्डा? नासिर जी सुनिए, दीपेंद्र हुड्डा अयोग्य घोषित हुए हैं कि नहीं हुए हैं? आप ये बताइए। अपने प्रवक्ता जो हैं अपनी, आप बताइए तो सही, क्या दीपेंद्र हुड्डा अयोग्य नहीं हुए हैं? बताने आए, उसके बाद क्या खिलाड़ी नहीं बैठे? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर राजनीतिक लोग शामिल होंगे तो राजनीतिक बातें हमें करनी पड़ेगी, और हर कोई राजनीतिक बात करेगा, उसको राजनीतिक नजरिए से देखेगा। यौन शोषण, अब भाई आपकी में बच्चे होंगे, आपका भी तो फैमिली होगी, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो आप क्या करोगे? अब देखिए यही है ना, अब लड़ाई लड़नी है दीपेंद्र हुड्डा के लिए, उसकी आड़ लेंगे परिवार की, आड़ लेंगे किसानों की। इतनी बेशर्म तो पार्टी हो गई है कि लड़ाई क्या लड़ी जा रही है, और आड़ लेनी है बच्चियों की, आड़ लेनी है किसानों की। यही तो सोच है, यही तो कमजोरी दिखती है। खुलकर लड़िए ना, खुलकर लड़िए, खुलकर कहिए कि दीपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष बनाना है, बात खत्म। आप क्यों आड़ ले रहे हैं बार बार किसी की? उनकी लड़ाई लीगली रूप से सर एक मिनट कीजिए, दोनों को मिक्स मत कीजिए। एक मिनट सर, मैं ये कह रहा हूँ, केवल आप हुड्डा साहब से नाराज हो, चलिए ये स्वार्थी परिवार है, ठीक है, एक मिनट हमारे साथ राकेश कोच जी हैं जो महासचिव हरियाणा कुश्ती संघ के। मैं एक उनकी प्रतिक्रिया भी ले लूं। राकेश कोच जी, राकेश जी, एक मिनट सर, एक मिनट। स्वार्थी लोग ऐसे हैं, इनके चेहरे देखकर लगता है कि ये किसी का इस्तेमाल करने आए। राकेश जी आपका बयान भी चर्चा में चल रहा था। राकेश जी एक मिनट, राजनीतिक रूप से बस केवल ढींगराजी और दीप कमल जी एक मिनट सर, एक मिनट। आरोप लग रहा है या नहीं? राकेश जी कुछ बोल रहे हैं। राकेश जी, आपने कहा कि फोगाट परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी पूरा फोगाट परिवार आप इसमें कह रहे हैं, ये इसलिए आरोप लगा रहे हैं अध्यक्ष पर ब्रजभूषण। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं सर ये कह रहा हूँ, जैसे ये भाई डिबेट में बात कर रहे हैं, ऐसे ना आपको समझ में आती बातें। ठीक है, एक तो दूसरा कोई बोलता है जरा चुप हो जाए, उस वक्त नंबर। चलिए अब आप बोलिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा था, फोगाट परिवार एंड भूपेंद्र हुड्डा परिवार, अच्छा, जब से हरियाणा में
भूपेंद्र हुड्डा के बेटे को हटाया गया है, तब से ये सिनेरियो चला है। और इन लोगों ने पहले एक फेडरेशन बनाई हरियाणा में संदीप सिंह को लेके, जिसमें बबीता फोगाट को भी इन्होंने मेंबर बनाया और ये कहा था कि ये जो नकली जो नेताजी ने बना दी है, ब्रजभूषण शरण जी ने जो बनाई है, माननीय अध्यक्ष जी ने, ये नकली है और हमारी असली है। ठीक है जी। उसके बाद में इन्होंने 4-5 लोग आके और जंतर मंतर में बैठ जाते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट की जो बात रही, आप देखिए ना, सीधे थाने में जाना चाहिए था। थाने में जाके एप्लीकेशन देते, हमारे साथ ऐसी जाती हुई है, मुकदमा दर्ज कराने में किसको क्या दिक्कत थी। लेकिन ये लोग सीधे धरने पे गए हैं। धरने पे जाके फिर सरकार ने कमेटी बना दी जिसमें शिकायतकर्ता की सिस्टर को ही जज बना दिया। लेकिन राकेश कोच जी अब तो थाने भी गए ना, पुलिस ने कहाँ की एफआईआर दर्ज? सर प्लीज, मैं वहीं आ रहा हूँ। उसके बाद कमेटी बनने के बाद में बबीता फोगाट कह रही है कि मेरे को रिपोर्ट नहीं पढ़ाई, मेरे से छीन ली। देखिए, सभी के बयान व रिकॉर्ड हैं, ना कि वर्बली हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है सभी की। नंबर 2, फिर ये लोग समाज के सामने हाथ जोड़ने लगे और दोबारा से धरने पे आके बैठ गए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, फिर अभय चौटाला जी ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, इंसान भी भेजेंगे, पैसे भी देंगे, तुम लड़ाई लड़ो। देखो, वो बेटियां हमारी भी हैं, देश की शान भी हैं। जिस बेटे के साथ गलत हुआ है, सबसे पहले राकेश कोच रिजाइन करेगा और नेताजी के खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन ये बात अगर सच नहीं है तो इतना बड़ा एलिगेशन लगाना। लेकिन राकेश कोच साहब, आप तो कह रहे हैं कि आप दिन में आपने खबरों अभी तक से बात की, आपने कहा कि नेताजी अध्यक्ष जी तो कई बार आप अपने पिता से ऊपर भी उनको मानते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ जी। लेकिन अगर मेरा पिता भी गलत काम करेगा, मैं उसके खिलाफ हूँ। अच्छा, एक बात और बताया, आपने आरोप बजरंग पुनिया पर भी लगाया कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको आशीर्वाद दे दिया है, तो इसलिए सब कुछ हो रहा है। अब स्पोर्ट्समैन का क्या, अब उनकी कुश्ती खत्म हो गई है। अब एक उनकी साली जो है राजनीति कर रही है बीजेपी की, उसको देख लिया, टिकट मिल गया, इलेक्शन नहीं जीत पाई, फिर भी उसको इतना मान सम्मान दिया, सरकार ने उसको चेयरमैन लगाया, फिर वो सरकार के खिलाफ खड़ी है। उसको पता है अब भूपेंद्र हुड्डा साहब जाने में फायदा है, क्योंकि बीजेपी उसको घास नहीं डालेगी, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। बजरंग पूनिया खुद एक बहुत बड़ा अधिकारी है रेलवे का, उसके बाद भी धरने पे बैठा है, पूरी रेलवे टीम ने बिठा रखा है और भूपेंद्र हुड्डा जा का आशीर्वाद देता है और ये कहता है कि मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, मैं तो राजनीति करूंगा और मैं इतने फॉलोवर हैं, मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ, तो मुझे बादली से टिकट मिलेगी। ये तो ये सुनने में आया मेरे को, मैंने थोड़ी कहा वो टिकट ले ले। अच्छा, चलिए, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश कोच जी। जी, और हमारे साथ संदीप गोयल जी की आवाज आ रही है। राजन जादौन जी। हाँ जी। अब इसमें राजनीति की बात भी आ रही है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का? खिलाड़ी भी आए हैं, अभिनेता भी आए इस फील्ड में। नहीं, देखिए, ऐसा है कि बहस को या बात को लंबा खींचने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। खेल संघों के चुनाव होते हैं तो राजनीति तो होती है। जब आपने चुनाव का प्रावधान रखा है, या तो सरकार ही नॉमिनेट कर दिया करे कि जो पावर में आ गई उसने नॉमिनेट कर दिया। लेकिन खेल संघों के चुनाव होते हैं तो लोग पद हासिल करना चाहते हैं, वो चीजें अपनी जगह हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई आरोप खड़ा हो गया तो आरोप का निपटारा तो कानूनी तरीके से ही होना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा है और इसीलिए ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत गंभीर मामला है, उसमें एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई, और नोटिस जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार ने उसका जवाब भी दे दिया, पुलिस ने भी दे दिया कि अभी जो है एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच जरूरी है। तो आप एक जांच का एक टाइम लिमिट भी तय कर दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग चल रही है तो मुझे लगता है कि कोई ठोस रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाएगी तो सरकार को उसको मानने को सरकार बाध्य होगी और इसका निपटारा हो जाएगा। अब आप उसको चुनाव से जोड़ दें, आप राजनीति से जोड़ दें, तो वो तो जुड़ा ही रहेगा, उसमें क्या है। ठीक है सर, राजनीति तो होती है। ठीक है सर। संदीप गोयल जी, आपको आवाज आ रही है? संदीप गोयल जी, ये चर्चा बहुत गंभीर है, खिलाड़ियों के गंभीर आरोप हैं। एक तरफ अध्यक्ष हैं, बीजेपी के सांसद हैं, कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के सांसद होने की बिना पर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में टिप्पणी की है। किस तरह से इसको देख रहे हैं? राजनीतिक, ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक मंच बन चुका है जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन। देखिए नासिर जी, देश का हमारा दुर्भाग्य है, जो बेटियां देश का मान सम्मान बढ़ाती थी, मेडल लाकर तिरंगे की शान बढ़ाती थी, आज उन खिलाड़ियों के संघर्ष को एक राजनीति का रंग बताया जा रहा है, जबकि वो देश को तिरंगा को एक सम्मान देती थी। आज जवान परेशान है, किसान परेशान है, पहलवान परेशान है।
राजनीति करने का आरोप लगाने वाले लोग अपने गिरेबान में झांकें कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इन्हीं फोगाट परिवार का इस्तेमाल अपने राजनीतिक मंसूबों के लिए किया था। प्रधानमंत्री जी डिनर पार्टी करते थे, विनेश को बेटा कह के कहते थे आप मेरी बेटी हो और आपने देश का नाम रोशन किया है। आज प्रधानमंत्री जी चुप हैं, महिला बाल विकास मंत्री जी चुप हैं, खेल मंत्री जी चुप है, भाजपा और आरएसएस सभी चुप हैं। अगर आज कोई बोल रहा है तो हमारे देश की बेटियां, हमारे देश के पहलवान इस संघर्ष की लड़ाई में जो एक राजनीतिक, मैं बाहुबली कहूंगा, उसको सांसद नहीं कहूंगा, जिस आदमी के खिलाफ सैकड़ों के करीब उसके मुकदमे, 34 मुकदमे, तो उन्होंने जब फार्म भरा था 1992 में, जो आदमी बाबरी मस्जिद गिराने में एक आरोपी भी रहा, जिस आदमी के ऊपर 307 के मुकदमे, 302 के आरोप लगे, जो टाडा के अंदर रहा और वो जो मर्डर के केस तक भी उसने शामिल फेस करे हैं, ऐसे बाहुबली के सामने अगर हमारी बेटियों को हमारे प्रदेश की, यूपी की, हरियाणा की, दिल्ली की खाप पंचायतें और हमारे राजनीतिक लोग अगर साथ समर्थन नहीं देंगे तो और कौन लोग देगा आज उनकी लड़ाई में। जनवरी 2023 में देखिए कुरैशी जी, जब हमारी बेटियों ने किसी भी राजनीतिक लोगों का समर्थन लेना मुनासिब नहीं समझा, वो इस उम्मीद के साथ कि वो अपने इस लड़ाई में कुछ हासिल कर लेंगे, परंतु आज उल्टा हुआ क्या, एक कमेटी बिठा दी। ऐसी एक कमेटी प्रदेश के खेल मंत्री जिसके खिलाफ एक कोच ने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए थे उसमें भी की थी, उसके अंदर भी कोई कार्रवाई नहीं की। और आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला आया हुआ है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसे आपके पास वकील बैठे हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं, उनको शायद ज्ञान नहीं है। संज्ञेय अपराध के अंदर पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, इंक्वायरी करें, एफआईआर करने से पहले या एफआईआर करें। इस मामले को ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट दे रखा है, जैसे ही कोई सूचना आएगी 154 से। तो लेकिन अभी राकेश गोयल जी बहुत संक्षेप में, क्योंकि वक्त की भी कमी है, मुझे और अपने सभी मेहमानों से प्रतिक्रिया लेने। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का ही हवाला कृष्ण ढुल साहब की दे रहे थे अभी, कि कोर्ट ने कहा कि ठीक है इसमें अभी जल्दबाजी मत कीजिए, पहले जांच हो जाए फिर एफआईआर। नहीं कुरैशी जी आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता थे कि आपने इस पे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप इसके अंदर हस्तक्षेप न करें, परंतु हम इंक्वायरी करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो हम एफआईआर भी कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस इसके ऊपर जवाब लेके आए और उनसे रिकॉर्ड मांगा है कि आपने कोई रपट दर्ज करी इनकी, जो 21 तारीख को हमारे देश की बेटियों ने शिकायत दी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की या नहीं की, उसका स्टेटस। यानी सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर और सरकार पर की है, तलक टिप्पणी की है कि आपने अभी तक इसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। कृष्ण ढुल साहब, एक तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया, दूसरी बात यह कि आज बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री के फोटो अपने सोशल मीडिया से हटा दिए कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हम कैसे उनके साथ अपने फोटो लगाएं, नहीं ठीक है, देखिए फोटो लगाना हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। उन्होंने जब लगाई थी तब अपनी मर्जी से लगाई थी, आज हटाइए तब अपनी मर्जी से हटाइए, वो उनका अधिकार है। दूसरी बात, अभी जो गोयल जी कह रहे थे, इनको शायद पता नहीं है इस पूरी बात में सुप्रीम कोर्ट जी ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम दूसरे पक्ष का बात जाने बिना एफआईआर नहीं कर पाएंगे, आदेश नहीं दे पाएंगे। अच्छा। ये तक कहा है। इसका मतलब क्या है कि बात की जांच चल रही है, और जब सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई है तो हमें इंतजार करना चाहिए। आजकल में जो चीज फैसला हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कुछ भी नहीं है। बात पर तो मेरा ये कहना है कि इस पर राजनीति ना हो, आरोप लगा है, आरोप के ऊपर निर्णय जरूर आएगा। पता नहीं कि तुषार मेहता से जब सवालात किए गए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तुषार मेहता ने खुद हामी भर ली थी कि हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, हमें कोई आप वही देखा सुप्रीम कोर्ट साहब, आप वही देखा सुप्रीम कोर्ट में, आप भी कमाल करते हो, मुझे नहीं पता, आपने सारा पता। आप लोग बेटियों की इज्जत उछालते हैं, उनको शर्मिंदा करते हैं, उनका मान गिराते हैं। आपको ज्यादा पता है। ठीक है सर, मैं मेरे पास वक्त नहीं है, मैं एक और प्रतिक्रिया, मैं एक प्रतिक्रिया बस और लूंगा, आप वक्त की कमी है, माफी के साथ। दीप कुमार सारंग जी बहुत संक्षेप में, कि अगर राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष का काम होता है कि अगर विपक्ष ये कहता है, आप भी विपक्ष में रहे, आप भी अगर ऐसा होता है तो ये कहता है विपक्ष कि हमें पब्लिक की आवाज उठानी है, हमें जनता की आवाज उठानी है, लोगों का साथ देना है, तो अगर उनके साथ कोई पहुंच रहा है तो उसमें गलत क्या है?
नहीं देखिए, गलत नहीं है, लेकिन जो एक बात बार बार सामने बीच बीच में आ रही है कि हमारे खिलाड़ियों की और हमारी बच्चियों की इज्जत का मामला है, और साथ में खिलाड़ियों के लिए आगे आने वाले समय में कैसा माहौल मिले और उनके साथ कोई जाति करता हो तो उसको क्या सज़ा मिले। मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ डाइल्यूट हो रही है, इस बात की तरफ ध्यान, और ये मुख्य मुद्दा कम होता जा रहा है। मुख्य मुद्दा अब राजनीतिक लड़ाई होती जा रही है, जिस बात की का असली डर था, जो मुझे असली चिंता है। आप इस मोर्चे को यूं देखिए कि एक तरफ सत्ता पक्ष या बीजेपी खड़ी है और दूसरी तरफ कांग्रेस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोग खड़े हैं, और हुड्डा ने अपने आगे एक लाइन लगा रखी है महिला पहलवानों की और लड़कियों की। उनकी आड़ में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, उनकी आड़ में बैठकर सारे बयानबाजी कर रहे हैं। ये क्या उनका जो असली कोर मुद्दा था। और एक शुरुआत में इन महिला खिलाड़ियों ने और जो दूसरे पुरुष खिलाड़ी थे, उन्होंने मांग की थी कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटाया जाए। हाँ। अगर वो मांग पहले दिन मान ली गई होती तो क्या ये यौन शोषण के आरोप फिर भी लगाए जाते? मुख्य मांग तो यह कि उनको हटाया जाए वहां से, और नहीं हटाया गया तो फिर ये सारे आरोप आए हैं, फिर एफआईआर भी आ रही है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये हमारा जो ध्यान लड़कियों के खिलाड़ियों के आरोप है, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम 100 लड़कियां हैं जिसके साथ ये सारा मामला है, वो लड़कियां आरोप लगा रही हैं। और ये जो सरकार है निठलता से उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। अब ये देखिए, आप राजनीति कीजिए, बात चल रही थी, आड़ लेकर राजनीति करना कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के परिवार से सीखे। अरे भाई, कोर्ट परिवार से सीखे, ठीक है सर, आड़ ले लेनी है खिलाड़ियों की, चलिए सर। राजन यादव जी बहुत संक्षेप में सर, क्योंकि अब बहस का वक्त नहीं है जी। राजन यादव जी, हाँ हेलो, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। एफआईआर, ये सारी चीजें हैं, क्या लगता है आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, देखिए ऐसा है कि एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, एफआईआर करो और कुछ और सख्त टिप्पणी होती है तो फिर इसमें बात भी खराब होगी दिल्ली पुलिस की। एफआईआर की भी जांच होती है, इसके बाद मुकदमा दर्ज होकर कार्रवाई होती है। तो सरकार को अगर जो इनिशियल कार्रवाई है, एक फरियादी अगर थाने में पहुंचता है, पुलिस के पास जाता है, तो उसमें एफआईआर तो दर्ज होना ही चाहिए, क्या दिक्कत है? और उसके बाद उसकी जांच कर लीजिए, और उसमें फैक्ट्स अगर आपको प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि वो निर्दोष है तो फिर निर्दोष घोषित कर दीजिए, और नहीं तो सजा दीजिए। तो कोई किसी भी पोजीशन में हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्ण ढुल साहब, दीप कुमार सारन साहब, केवल ढिंगरा जी, संदीप गोयल साहब, राजन यादव जी, बहुत शुक्रिया। एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, और उस सवाल का जवाब कल किस तरह से मिलेगा, इस पर सबकी निगाह बनी हुई है। एक तरफ खिलाड़ी कह रहे हैं कि ये मान सम्मान की लड़ाई है, उनके भविष्य की लड़ाई है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा गया है कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, कल की सुनवाई में क्या कुछ होगा, यह भी अब सामने आएगा। तो वहीं कविता गाकर, कविता कहकर ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं कि जब संघर्ष नहीं कर पाऊंगा तो फिर कहूंगा कि मौत बेहतर है वो करीब आ जाए। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, सबकी निगाह इस पर बनी हुई है। लेकिन बात यह है कि इस तरह के मामलों में जल्द से जल्द फैसले होने चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ियों से जुड़ी हुई है, उनके मान सम्मान से जुड़ी हुई बात है। और ये बहुत सारे राजनेताओं की बात की जाए तो उनके भी अपने सम्मान की बात होती है। तो क्लियर हो जाए ताकि दुनिया को सब पता चल जाए कि सही क्या है और गलत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहें खबर अभी तक के साथ। नमस्कार। कहाँ डिसिप्लिन कर दिया, हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं, और हम बैठते भी नहीं यहाँ अगर हमारी सुनवाई हो जाती है। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है, भविष्य हमारा अंधकार में चल रहा है।